हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज इस वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चन मैथ कराया हूं और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो से अगर आप 15 क्वेश्चन आप हल करते हो खुद से तो मैं समझूंगा आप बहुत बेहतर हो मैथ में। उम्मीद करूंगा कि जो स्टूडेंट कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू जो यहाँ पे इस चैनल से पढ़ रहे हैं, डेली सुबह 7 बजे, 9:30 बजे, 12 बजे दिन में, 3 बजे दिन में, 7 बजे शाम को, 9:30 बजे रात को, ये 5-6 टाइम क्लास चल रही है। अगर इसमें रेगुलर क्लास आप लोग कर रहे हो, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे से ये सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देर मत करना। और देखो, जितना सवाल बना ना, सब सवाल का आंसर नीचे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितना सही बना। चलिए तो सवाल देखते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि 10√10√15 किसके बराबर है? तो जानते होंगे इसको बनाने के लिए। देखो चलो फटाफट का वीडियो, अगर आपको लगे कि इसको बनाना है तो वीडियो को रोक लीजिए, बना लीजिए, तब आंसर दीजिए, ठीक है। देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2√5, नहीं 10 को ऐसे नहीं लिखेंगे, 10 को तो 10 ही रहने देंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं? ओके, तो इसको बनाते हैं। तो 10 लिख दिया। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √10 को √10 ही रहने देते हैं। चाहे तो चलो पहले फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। √15 को √15, इसको हम एक में लिख सकते हैं ऐसे, √10 गुना √15 ऐसे हम लिख सकते हैं। 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5, 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5। अब 5 का जोड़ा मिल रहा था, 5 निकल गया बाहर और अंदर 3 दूना 6। क्या हो गया आंसर? ऑप्शन हमारा ए हो गया, एकदम राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम संख्या गुणनफल। तो सबसे छोटी जो सम संख्या वो कितना है? आप बोलेंगे सर 2 है, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। गुणनफल बोल रहा तो गुना कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 2 एकम 2, आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, 2 चर के रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो y का वैल्यू क्या होगा? तो इसको हल कीजिए और y का वैल्यू निकालिए। तो देखो पहले तुम बी वाई ऐसे रहने देते हैं, c को भी इधर भेजते हैं और ax को भी इधर भेजते हैं। तो c इधर जा क्या बनेगा? माइनस, नहीं तो ऐसा काम करते हैं, बी वाई को इधर एक चलाते हैं, ठीक है। तो ax प्लस c रहने देते हैं। अब बी वाई इधर आ जाएगा तो क्या होगा? 0 में, अच्छा y का मान निकाला ना जी, तो ये बी वाई प्लस में इधर क्या बनेगा? माइनस बी वाई। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, है ना। तो ax प्लस सी बराबर माइनस बी वाई। हमको निकालना y का वैल्यू। तब जब y का वैल्यू निकालेंगे तो लीजिए, ये b जो है माइनस बी मान लेते हैं, ये गुना में है और जाके क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा। तो कितना y बराबर आ गया? ax प्लस सी बाई माइनस बी। ये माइनस यहाँ पे नहीं, नीचे नहीं, यहाँ पे रहेगा, ऊपर नहीं यहाँ पे रहेगा। x प्लस सी माइनस बी, आंसर क्या इसका हो गया? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जी। तो क्लियर है, इसका आंसर क्या हो गया? मिल रहा आपको? आंसर हमारा बी हो गया। अगला सवाल, युग में दिया हुआ है, आइए बताना ये ऑप्शन कोई हल है नहीं है। तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 सॉरी a1 है, b1 है और c1 है। a2 है, b2 है, c2 है। तो a1/a2 करते हैं, यानी कि 2/4, और ये b1 बाई b2 करते हैं तो y1 है और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे माइनस प्लस का डिफरेंस आ गया 1/2। तो इधर 1/2, इधर -1/2, क्या बराबर है दोनों आपस में? कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो जब बराबर नहीं होगा तो इसको केवल एक हल, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के मतलब ये हुआ जिसका दूसरा कोई हल ना हो, अद्वितीय हल उसको बोलते हैं। क्लियर है? तो आंसर हमारा इसका ग्राफ क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, एक रेखा पे एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगा। बहुत बड़े सब सवाल करा चुका हूँ जी। देखो समान संख्याएं दिया -4 और 12 के बीच समांतर माध्य कौन होगा? तो अपने से बनाओ, पहले वीडियो रोको, बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ना। तो समांतर माध्य कौन? वही माध्य निकालना है। तो क्या करते हैं? -4 और 12 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो -4 + 12 को जोड़ देते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो जोड़ने का मतलब यहाँ पे तो हम तो जोड़ का निशान तो लिख के दिए, अपना फर्ज अदा कर दिए, लेकिन यहाँ पे घट रहा, तो घटा दो। 8/2, 2 चौक 8। लो जी, ऑप्शन भी नहीं यहाँ पे, आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं, डी। क्लियर है? अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि वह एपी निर्धारित करना है, एपी का वैल्यू निकालना है जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो ये तो थोड़ा सा लॉन्ग, ए और डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तीसरा पद 5 है, मतलब कि
T3 A प्लस 5, तीसरा पद कितना है 5 है, तीसरा पद मतलब 3 - 1 इंटू डी, तीसरा पद हमारा 5 है, यही ना बोल रहा, तीसरा पद 5 है, तो A प्लस 2D समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको। क्लियर है, तो ये निकाल लिया। अब सातवां पद कितना 9 दिया हुआ है, तो सातवां पद भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरा का 3 ने लिखा, हिंदी में लिख दिया, यहाँ पे सातवां लिख रहा, ठीक है। तो सातवां पद यानी कि T7 जो है A प्लस 7 - 1 इंटू डी हो जाएगा, -1 इंटू डी हो जाएगा। और सातवां पद कितना है 9 है, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे, A प्लस 7 से घटेगा 6D, तो समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट को सेकंड से हल कर दीजिए, तो फर्स्ट को सेकंड से देखो A प्लस 2D बराबर 5, A प्लस 6D बराबर 9, ठीक है। और यहाँ पे माइनस घटा देंगे, इसको प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, दोनों खत्म। कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -4D, और यहाँ पे भी घट का जाएगा -4, तो -4 कट गया, D का मान कितना आ गया 1 आ गया। मतलब कि एक एक बढ़ेगा ना, D का मान 1 आ गया, इसका मतलब तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं दिया हो, तो इसलिए हमको चेक करना पड़ेगा, ए भी निकालना पड़ेगा। अगर आप जान रहे एक देखो डी आ रहा मतलब एक डिफरेंट 1 का आ रहा। अब इसमें देखो किस में डिफरेंट 1 का है, इसमें देखो 4 का डिफरेंट, इसमें देखो 3 का डिफरेंट, इसमें देखो 1 का डिफरेंट। तो यहाँ तक तो हमको पता चल कि आंसर हमारा ए होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया हुआ, हो सकता है कि ए का वैल्यू 3 ना आए, है ना। तो अब इस डी का वैल्यू जो है किसी एक में पुट करके देख लीजिए, ए का वैल्यू आता है कि नहीं। चलो इसमें पुट करते हैं, 9 बराबर A प्लस 6 को 1 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, तो 9 बराबर 6 A प्लस 6 को इधर भेजिए, तो 9 - 6 है। अब देख लग रहा कि A का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो मतलब पहला 3 फिर एक बढ़ते जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा इसका 1 होगा। समझ रहे हैं। अगला सवाल, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, मतलब 2 अंक वाली कौन कौन संख्या है जो 3 से कटेगी। तो आपको पता है 2 अंक वाली कौन संख्या जो 3 से कटेगा, तो पहले तो 2 अंक वाली जो संख्या होता है वो 10 से लेकर 99 तक होता है, ठीक है। अब 3 से कटने वाली बात है, तो पहले तो 10 क्या करता है 3 से नहीं करता, 11 करता है नहीं करता, तो 12 कट देगा, है ना। 12 के बाद कितना कटेगा 15 कटेगा, 15 के बाद कितना कटेगा 18 कटेगा, इस तरह करते करते कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। तो आखिरी संख्या 99 यानी कि TN हमारे 99 है, ये हमारा शुरू वाला A है, और इसका डिफरेंट क्या होगा हमारा D हो जाएगा। तो हमको निकालना कितनी संख्या N निकालना है, तो TN का वैल्यू क्या होता है, अच्छा तो यहाँ पे लिख देते हैं A प्लस N - 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है। TN कितना दिया हो, TN बोले तो ये देखो कितना पद तो निकालना हमको पता ही नहीं है, लेकिन आखिरी पद दे रहा है 99, चलो 99 यहाँ पर रख लेता हूँ। A का वैल्यू कितना है 12, N का वैल्यू तो पता नहीं है, और D का वैल्यू कितना 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 99 हो गया। इधर 12 प्लस 3N - 3, 12 99 हो गया, ये 12 में से 3 घट जाएगा, कितना होगा तो 9 बचेगा प्लस 3N, तो 9 इधर आके घटा दीजिएगा, है ना। 9 प्लस आके क्या बनेगा माइनस बनेगा ना जी, तो जब माइनस बन जाएगा तो 90 हो जाएगा बराबर 3N, 3 30 या 90 ऐसे पर N बराबर 30। कितना आसान से बन गया इसका आंसर, मेरे ख्याल से आप लोग भी बना लिए होंगे, है ना। ओके अगला सवाल देखो, ये देखो बड़ा मज़ेदार वाला सवाल है, देखता हूँ कौन इसको बनाता है। ये x का वैल्यू दे दिया है, अब आपको x का ये निकालना है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना कि यहाँ पे जो मान निकलेगा ये निकालना है, ठीक है। किससे किससे बनाता है ये सवाल देखता हूँ मैं। अब देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत हल्का सवाल है। देखो इतना जो दिया हो ना ये, तो सबसे पहले क्या कि दोनों तरफ वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्क कर देंगे। हम इसको उतारते नहीं हैं, एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो इसको आप बनाना, देखो वर्क करेंगे दोनों तरफ, तो ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है स्क्वायर से रूट कटेगा सिर्फ पे बड़ा और ऊपर और रूट कटेगा, नीचे नहीं कटेगा। और ये क्या है, ये तो एक्स स्क्वायर है, और ये किसके बराबर था x के बराबर था, ये x के बराबर में था इतना ना जी। तो हमारा क्या बचा 56 निकल गया रूट के बाहर, और फिर अंदर में बचा कितना 56 प्लस फिर अंदर 56 प्लस 56 अनगिनत, ये डॉट डॉट मतलब क्या हुआ अनगिनत, ऐसे जाते रहेगा जहाँ तक है, जितना बार आपको पता नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इतना बराबर क्या दिया हुआ था, आप ही बोलो इतना बराबर क्या दिया हुआ था, तो बोलेंगे इतना बराबर x दिया हुआ था ना, ये एक अभी तो मैं रेड से लिखा हूँ, लेकिन इतना बराबर तो x दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 56 बराबर 56, इतना बराबर क्या दिया था x, तो x का वैल्यू लिख लेंगे। अब क्या करो इसको, देखो सबको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर x प्लस में आपका क्या बनेगा माइनस 56 इधर आकर बनेगा -56 बराबर 0। अब बना लो 7 8 56 होता है कि नहीं होता है जी, होता है 7 8 56, तो -8x प्लस 7x। क्यों लिखे प्लस में, क्योंकि घट के माइनस में लाना है,
0। अब कॉमन ले लो तो x से -8 और यहाँ पे 7 कॉमन तो x से -8। क्लियर है। तो यहाँ पे x से -8 बराबर 0, तो x से बराबर कितना हो गया 8 हो गया। और यहाँ पे x से +7 देखो, x + 7 बराबर 0, तो x से बराबर कितना हो गया -7। तो 8 और -7 किस में दिख रहा, 8 और -7 ये तो है, -7 8 है ना। ऑप्शन हमारा ए जो हो गया वो। उम्मीद करता हूँ समझ गए आप लोग। चलो ये सवाल देखो, इसका मूल निकालना है। ये मूल क्या होगा, बड़ा अच्छा सवाल है। मूल निकालने का मतलब b² - 4ac बैठा दो, 0 बराबर आता है तो आपको देखना है, अगर 0 बराबर आ गया तो ये समान होगा, और 0 से बड़ा आ गया तो आ समान होगा, और 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ गया तो अभाज्य होगा। समझ रहे हैं ना। अगर d का वैल्यू 0 के d अगर 0 बराबर आ गया तो समान होगा, बराबर है। अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, तो क्या होगा, ये आ समान होगा। और d अगर छोटा हो गया यानी कि माइनस में आ गया तो फिर अभाज्य हो गया। देखते हैं बना के। b² कितना है, b कितना है 2√6 माइनस में है तो माइनस डाल दो, क्या दिक्कत है। 4 a कितना है, a 3 है, c कितना है 2 है, तो कितना हो गया 2 दूना 4 और 6 का 6 निकलेगा, और 4 तिया 12 12 दूना 24 24 - 24 कितना आ गया 0 हो गया। तो d का मान 0 हो गया, मतलब कि d क्या है, इसका मूल क्या है, बराबर है। आंसर हमारा क्या हो गया, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो अगला सवाल पढ़ते हैं जी। देखो सवाल बड़े मज़ेदार के दिया हुआ, उस बिंदु का नियामक निकालना है जो है जोड़ने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात विभाजित करती है, यानी कि विभाजन के सूत्र से बनाना पड़ेगा। लग रहा आपको लॉन्ग सवाल है ना, लॉन्ग सवाल नहीं है, बस आपके माइंड में बैठ के लॉन्ग सवाल। देखो ये एक रेखा है ए बी, ये निर्देशांक दिया 1 1, कितना आसान से बनेगा देखो 2 3, और ये कोई बिंदु है, ठीक है, मान लो कोई P है, और ये m1:m2 में है। m1 दिया 2, m2 दिया 3। अब इसका निकालना अनुपात, फार्मूला क्या होता है, m2 ऐसे गुना करेंगे, x2 को इससे गुना करेंगे, तो फार्मूला होता है m2, एक मिनट, m1, अच्छा m1 x2, m1 ये हमारा x2 है ना, ये हमारा x1 ये y1, x2 y2, तो m1 x2 प्लस एक ही चीज़ निकाल के देखेंगे ना, m2 x1, ठीक है, बाई m1 + m2। तो पहले एक ही टोक निकाल के देखो, यहाँ पे ऑप्शन मैच कर जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ बैठा लेते हैं। m1 कितना है जी, m1 देख रहे हैं आप, m1 हमारा है 2 है, और x2 कितना है 2 है, प्लस m2 कितना है, m2 3 है, देखो m2 ये 3 है, यहाँ पे भी दिया 3, और x1 कितना है जी 1 है, तो 2 एकम 2 4 3 7 हो गया, बाई 2 + 3, तो कितना आ गया 2 2 4 2 2 4 3 7 7/5। ऐसे तो ऑप्शन पता चल गया हमारा आंसर कि इनमें से कोई ने भी दिया हो, तो हम इसको वाई वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वही हो जाएगा क्या मिले m, यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, m1 + m2, तो m1 कितना है 2 है, y2 कितना है जी y2 3 है, ये देख रहे हैं y2 इधर वाला 3, प्लस m2 कितना है m2 3 है, y1 1 है। तो देखो यहाँ पे, और ये कितना है 3 2 5, 3 2 6 6 3 9 9/5 दिख रहा। तो कितना आसान से बना लिया इसको, है ना, आसान से बना कि नहीं बना, बिल्कुल। चलो अगला सवाल देखते हैं। ज़्यादा सवाल नहीं, 20 सवाल मैं इसमें लिया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो जाए आपका, और कुछ सीख जाओ कम समय में। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करती है। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत हल्का सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है। तो त्रिभुज के माध्यिका मतलब ये हुआ त्रिभुज के केंद्रक मतलब यहाँ पे होता है प्रत्येक माध्यिका को, मतलब एक माध्यिका इसको बोलता है जो कोण के सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब माध्यिका कहलाता है। यहाँ से कोण भी यहाँ पे लंब डलाएगा और यहाँ से भी लंब डलाएगा। तो बोल रहा कि ये जो ABC है तो माध्यिका जो किस अनुपात में बढ़ता है, तो ये जो माध्यिका है ये वाला माध्यिका, ये वाला माध्यिका, ये वाला माध्यिका, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 के अनुपात होता है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 के, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 के अनुपात, ऐसे बढ़ता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से तक दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, तो हमारा 2:1 होगा। इन बात को आप याद रखना, ठीक है। आगे सवाल, रेखाखंड दिया हुआ है जी, और बोलता कि AB का मध्य बिंदु दे दिया, ठीक है, और B का नियामक दे दिया और A का नियामक गायब है। मतलब कि ये भी हल्का सवाल है, AB। बहुत लोगों को झंझट लगता होगा, सर क्या ऐसा कैसा सवाल आ गया सर, B का वैल्यू नहीं पता नहीं, तो इसको अब तो मानते हैं ना x1 y1, इसको क्या माने x2 y2, चलो ठीक है। और बीच का पॉइंट दे दिया P, जो पॉइंट दे दिया 2 और 4। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला जानते हैं ना,
जी जानते हैं, x1 प्लस x2/2 और क्या होता है y1 प्लस y2/2। तो ये x1 निकाल लेते हैं, x1 कितना हमारा 6 है, x2 तो पता नहीं y2, ठीक है। और y1 कितना है, y1 हमारा 8 है और y2 हमारा y2 है y2। तो ये जो बीच का जो निर्देशांक निकला ये हमारा क्या, यही तो जब निकालते थे तो यही तो x1 निकालते थे, x और y निकालते थे, जब भी दे रहता था तो वही निकालते थे हम लोग। कहने का मतलब ये था जब ये पॉइंट नहीं दे रहता था तो आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते थे, तो यही तो ये हमारा x के बराबर आता था, ये y के बराबर आता था। तो कहीं ना कहीं जो 2 4 दिया हुआ है, कहीं ना कहीं ये 2 जो है इसके बराबर आ रहा है और 4 जो इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो बराबर कर लेते हैं इसको, 6 प्लस x2/2 किसके बराबर कर देंगे, 2 के बराबर, चूँकि ये x वाला है। तो 6 प्लस x2/2 दूना 4, तो x2 बराबर कितना हो गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 6 कितना आ गया, x2 बराबर कितना -2 आ गया। तो -2 दिख भी रहा है x2 में, चलो x का वैल्यू दिख रहा। तो अब y का भी देख लेते हैं संतुष्टि के लिए, है ना। यहाँ पे तो हालांकि दिख रहा, हालांकि ऑप्शन में हम लगा सकते हैं, ठीक। y का वैल्यू किसके बराबर कर ले हम, 4 का बराबर, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 4 दूना 8, तो y का बराबर कितना आ जाएगा 8 घट जाएगा 0, आंसर हमारा क्या होगा बी हो गया। मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा है आपको। आगे सवाल देखो, देखो दिया हुआ ये 2 बिंदु, इसके बीच का दूरी 5 दिया, तो a का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना। तो दूरी 5 दिया हुआ है, चलो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 कितना हमारा a है, y2 हमारा 0 है का ओवररूट, ठीक है। तो ओवररूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायर चलाते दोनों तरफ, स्क्वायर चलाते, तो 5 का 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर से तो ओवररूट कट जाएगा, तो 4 में से घटेगा 3, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 3 3 9, 1 का स्क्वायर, 9 इधर आके घटा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ना घट के, जी बिल्कुल। तो a स्क्वायर निकालोगे तो 16 का प्लस माइनस हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो और ये 2 ऐसे हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 4। क्या आंसर हो गया इसका, जो आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, √3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। तब पहले इसको देख लेते हैं, थीटा बराबर कितना आ गया। तो सवाल में कुछ त्रुटियां थी, ये tan थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, इसको बनाने के लिए ईजी करना है। देखो √3 है ना, tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, जी बिल्कुल, और इधर 3 साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा गया काम से। अब देखो √3 बाई कॉस थीटा बचा, इधर 3 बचा, तो कैसे भी बना लो। तो हम √3 को नीचे ले चलते, इसको उधर ले चलते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है। तो 3 नीचे आ जाएगा, कॉस चल जाएगा उधर, यानी कि कॉस थीटा बराबर √3/3, 3 नीचे आ जाएगा। अब देखो √3 ऊपर है, नीचे 3 है, तो 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, एक एक ठोकटा 1/√3, है ना। तो कॉस का क्या होता है, आप पढ़े हैं ना, कॉस बराबर का आधार बटा कर्ण होता है। तो ये हमारा b है, यह हमारा h है, तो p निकालना पड़ेगा। तो √3 कर्ण के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का ओवररूट, 3 माइनस 1 कितना जाएगा 2, ओवररूट में 2। तो फिर अब हमको इसका वैल्यू, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना आ गया √2 आ गया, कर्ण कितना है √3 स्क्वायर चलता, माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है आधार बटा कर्ण, जो कि दिया हुआ 1/√3 स्क्वायर, तो स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। हल करो, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1/3, क्लियर है। तो कितना मस्त वाला सवाल है। आगे सवाल, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसका होगा। हमेशा मतलब बता रहा हूँ ना, ये सवाल जो है ना 85% स्टूडेंट गलत आंसर देंगे इसका, 85। और आपको मैं बता दूँ, आप लोग जो आंसर दे रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर ए दे रहे होंगे, और लेकिन ए होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ तो उल्टा दे दिया ना, उल्टा दे दिया। तो इसको उलटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो दे दिया ऐसा, तो हमको सेक को लाना प्लस में ना, लेकिन यहाँ पे माइनस में है। तो अब इसको प्लस में लाना है, तो हमको इधर सेक को इधर करना पड़ेगा, और tan को लाना माइनस, tan इधर करना पड़ेगा।
तो चलो सेक इसको इधर लिख देते हैं, tan इसको लेते हैं माइनस इधर में, लेकिन रियल में तो एक्चुअल रूप इसका यही है ना जी। तो हमको यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो होगा। देखो माइनस प्लस माइनस साइन, अब माइनस माइनस प्लस tan, ताकि इस पर कुछ असर ना हो। तो -1 आ गया, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, ए नहीं। अगला सवाल 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो खैर ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये तो बच्चा बना लेगा, है ना। चलो तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अगला देखो, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया 72 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप पता क्या होता है, वृत्त का परिमाप तो जानते हैं 2πr होता है। इसको 2 से भाग कर दो तो आधा हो जाता है, लेकिन 2r हमको और जोड़ने की जरूरत पड़ता है। तो पाई प्लस 2 इंटू आर ऐसे होता है, r इंटू पाई प्लस 2। और इसके ये दिया किसके बराबर, 72 के बराबर दिया। तो r हो गया, त्रिज्या निकालने के लिए बोला, पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोल रहा हूँ, 2 बराबर 72। इसको जब हल करोगे जी तो आ जाएगा 36/7 बराबर 72। यहाँ पे क्यों जाए, 36 दूना 72, r बराबर 7 दूना 14। दिख रहा है आपको, यही तो त्रिज्या हमारा है, यही हमारा त्रिज्या है। क्लियर है। अगला सवाल देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक संख्याओं की प्रायिकता का क्या योग क्या होगा। किसी प्रयोग की, सवाल यहाँ बोला किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या निकालना है। तो आप किसी भी घटना ले लीजिए, सिक्का वाला या पासा वाला। तो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे एक पासा उछाले तो हेड आया तो ऐसे लिखते हैं 1/2 प्रायिकता, टेल आया था 1/2। अब इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 1 + 1 कितना आएगा, 2/2 यानी कि 1 आएगा। इसी तरह से जो भी लीजिए आप, लीजिए मान लीजिए पासा, एक आने की क्या प्रायिकता था, एक 1/6, 2 आने की क्या प्रायिकता 1/6, 2 आने का मतलब एक घटना घट रहा, 3 आने की क्या प्रायिकता 1/6, 4 आने की क्या प्रायिकता 1/6, 5 आने की क्या प्रायिकता 1/6, 6 आने की क्या प्रायिकता 1/6। अब इसको हल करोगे तो देखो 6 आएगा और 6/6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल बहुत हल्का सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त से एक वृत्तखंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है ना, पाई में भी दिया, हो सकता है पाई में आंसर आ जाए। थीटा का मान इतना 360, फिलहाल पाई को हम नहीं तोड़ते, हो सकता है पाई में मेरा आंसर आ जाए। आर कितना दिया, 6 × 6 है ना, तो 0 0 खत्म, 6 × 6 36, 6 6 खलास, इधर से बता क्या 6 पाई, और भी आंसर मिल रहा। हम इस पाई का मान अगर नहीं आता ना तो हम पाई का मान हटा के कुछ और बैठा के हम देखते हैं, पाई का मान जो 22/7 होता है। तो अगला सवाल और लास्ट सवाल, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे त्रिज्या जो 6 सेंटीमीटर, मैं आपके लिए आसान थोड़ा कर दिया हूँ। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर धातु का गोला है, उसको पिघला करके बनाएंगे बेलन, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो क्या है, हमारा धातु है, गोला है, गोला का आयतन, जब भी पिघलाने वाले बात आए तो आयतन निकालना होगा, ठीक है, 4/3 πr²। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो पाई तो पहले कट गया, 4/3 r³ कितना है, इसका भी r³ 6 है, और इसका तो r³ 6 सेंटीमीटर, इसका भी दे रहा है 6 × 6 × ऊंचाई निकालना है। तो 6 6 खत्म, इधर से 3 दूना 6, 4 दूना 8, h बराबर कितना गया 8, यानी कि आंसर हमारा सी हो गया। तो देख रहे हैं 20 से 22 मिनट से 25 मिनट के अंदर आपको 20 सवाल कराए हूँ। बहुत हल्का अच्छा सवाल था मेरे ख्याल से, और उम्मीद करता हूँ कि 15 से तो प्लस आप लोग बनाए होंगे। नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, फिलहाल थैंक यू एवरीवन।